शो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की इस पहले लेक्चर में ऑर्गेनोकैटालिसिस के बारे में, जो कि केमिस्ट्री थर्ड सेम का टॉपिक है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनोकैटालिसिस और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटालिसिस के जो रिएक्शन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ऑर्गेनोकैटालिसिस केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की टॉपिक है और ये पेपर नंबर 13 यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है, ये शुरू करते हैं ये वीडियो। अब बात करते हैं जब हम ऑर्गेनोकैटालिसिस के टॉपिक के, तो कुछ ऐसे ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है, दिस आर द टॉपिक्स विच वी आर अबाउट टू स्टडी: लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रेडिएशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, एनर्जेटिक कैटालिटिक साइकिल। शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल एनर्जेटिक कैटालिटिक साइकिल, कैटालिटिक एफिशिएंसी, लाइफ टाइम एंड सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम कैटालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, वेन एवर वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द कैटालिसिस, तो ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कैटालिस्ट एंड वाई वी यूज़ कैटालिस्ट, कि हम कैटालिस्ट यूज़ क्यों करते हैं और क्या कैटालिसिस काम करता है। ठीक है, तो अ कैटालिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट्स नॉट इट सेल्फ कंज्यूम। कैटालिसिस के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके बारे में जानना जरूरी है कि कैटालिसिस जो है, सबसे पहली बात, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ओनली ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है और ये खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। इट डज नॉट कंज्यूम इन इट्स रिएक्शन एंड इट्स रीजन केट, मतलब रिएक्शन की शुरुआत में ये लगेगा, रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को डालेंगे, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, कैटलिस्ट फिर से वापस बन जाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट आर वाइडली यूज्ड इन नेचर, इन इंडस्ट्री एंड इन द लेबोरेटरी, and it is estimated that they contribute to the 1/6 of the value of the manufactured goods in industrialized countries। मतलब कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियों में, लेबोरेटरी में, मतलब कुछ भी रिएक्शन लगाना है तो उसको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई ऐसे सारे रिएक्शंस होते हैं जो बिना कैटलिस्ट के अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे, जैसे हमको पता है अमोनिया बनाने की जो हैबर प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें N2 प्लस H2 जो अमोनिया बनता है NH3, ठीक है, इसमें भी आयरन, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको रिएक्शन में कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना होता है। अब कैटलाइज्ड, अब देखो, जो रिएक्शन कैटलिस्ट की थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, अ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज फास्टर देन एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन वर्जन ऑफ द सेम रिएक्शन। मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन है, मतलब दो रिएक्शन, इफ़ यू आर टेकिंग टू रिएक्शन, पहले में आप कैटलाइज्ड डाल रहे हो, दूसरे में नहीं डाल रहे हो, तो जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा। अब क्यों फास्टर होगा, क्योंकि जब हम कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है, व्हेन वी पुट द कैटलिस्ट इन अवर रिएक्शन चैम्बर, रिएक्शन वेसल, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट रिएक्शन पाथवे विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। हमको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के लिए एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए A+B कोई केमिकल स्पीसीज़ है, ठीक है, A+B, और हमको C+D बनाना है, C+D वाला प्रोडक्ट है, ये बनना है, तो A+B C+D में बनने के लिए एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर करेगा। ठीक है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये इट कैन नॉट फॉर्म C+D, मतलब इट कैन नॉट गो इनटू फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। So we needed the chemical catalyst, we needed the chemical substance which are used to increase the activation, decrease the activation energy and increase the rate of reaction, that is called catalyst। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस होती है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, और विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे आगे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। अब दूसरी टर्म्स आती है, द टर्म नेगेटिव कैटलिस्ट इज समटाइम्स अप्लाइड टू द सब्सटेंस दैट रिलेटेड रिएक्शन। अभी देखो, दैट रिटार्ड रिएक्शन, कभी कभी हमको केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज ही नहीं करना होता है, कभी कभी हमको डिक्रीज भी करना होता है। मतलब ईच एंड एवरी टाइम वी डोंट नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, समटाइम्स वी रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। सब्सटेंस दैट ब्लॉक वन और मोर एलिमेंटरी स्टेप इन अ कैटालिटिक रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। मतलब हमको हर बार पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमको नीचे आना पड़ता है, ग्राउंड स्टेट में आना होता है। वैसे ही अगर कोई रिएक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, कम ही कंसंट्रेशन में किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालें
और उसका रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो हमको कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट जानना पड़ जाएगा जो उस रिएक्शन की इंक्रीजिंग रेट को क्या करे, कम करे। तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन, या फिर ये हम अपने से डाल सकते हैं, या फिर रिएक्शन चैम्बर में कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शन भी हो जाते हैं जिसकी वजह से कैटलिस्ट पॉइजन बन जाता है और रिएक्शन रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे कैटलिस्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कि कैटलिस्ट हम क्यों यूज़ करेंगे, व्हाट आर द रीज़न टू इंट्रोड्यूस कैटलिस्ट इन आवर रिएक्शन चैम्बर, वाई। ठीक है, सो फॉर सिंपलिसिटी फॉर देखते हैं, अ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन मे बी स्लो एट मॉडेस्ट टेम्परेचर एंड देयर फॉर नॉट मच वैल्यू ऑफ सिंथेसिस। कभी कभी ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो टेम्परेचर में स्लो होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर देते हैं फिर भी रिएक्शन स्लो हो रहा है, स्लो एट मॉडेस्ट टेम्परेचर मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। टेम्परेचर अगर स्लो है तो वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसकी सिंथेसिस वैल्यू, उसकी अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस रेट के रिएक्शन को बढ़ाएंगे। इफ़ यू वांटेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे अगर कोई मान ले जाए आपको कुछ चीज़ डिज़ोल्व करना है बीकर में, अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे धीरे धीरे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बीकर में आपको सैंपल लियो और ये नॉर्मल कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो ये टेम्परेचर, इफ़ यू आर गिविंग टेम्परेचर मतलब क्या दे रहे हो, हाई एनर्जी दे रहे हो। हाई एनर्जी मतलब आपको क्या लगेगा, एक एक्सपेंसिव हो, स्मॉल स्केल में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल में हो रहा है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, बार बार इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, तो एक एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, अगर हायर द टेम्परेचर में आल्सो इंड्यूसेस कंपीटिंग साइड रिएक्शन। अब टेम्परेचर देने से हो सकता है कि आप जो रिएक्शन करना चाह रहे हैं उससे कोई साइड रिएक्शन हो जाए। मतलब आप सपोज आप बना रहे हो A+B, तो ये टेम्परेचर C+D, मेजर प्रोडक्ट आप C+D है, लेकिन कोई XYZ और बना दिया। ठीक है, तो ये साइड रिएक्शन हो कि कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देगा, जैसे होता है ना गर्म ज़्यादा हीट किया तो कुछ दूसरा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, साइड रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की ज़रूरत हमको रेट रिएक्शन इंक्रीज़ करने के लिए होता है, लेकिन हर बार हम टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर सकते। हर बार टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, साइड रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब कैटलिस्ट का समझ आ रहा है कि कैटलिस्ट क्या करता है, अब देखते हैं आगे। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ का रिएक्शन है। ठीक है, इधर का है कि गिब्स एनर्जी। तो देखो ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शंस है जो प्रोसीड हो रहा है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इसमें हम कैटलिस्ट नहीं डालें, ये अनकैटलिस्ट रिएक्शन है। अनकैटलाइज मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं डाला है, लेकिन उसी सेम रिएक्शन में देखो अगर आप कैटलाइज डाल दिए, ठीक है, तो कैटलिस्ट डालोगे क्या होता है, ये रिएक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। मतलब आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर नॉट नीडेड टू गिव टेम्परेचर। अब बिना टेम्परेचर के यानी कि कम टेम्परेचर में प्रोडक्ट फॉर्म कर पा रहे हो। तो सेम वही है, ये गिब्स एनर्जी के वर्सेस और रिएक्शन के कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ बना है। तो आपका अनकैटलाइज रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, डेल्टा जी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, अभी गिब्स एनर्जी। अब दूसरा बात यहाँ देखते हैं, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू पाथवे विथ लोअर गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखो जो मैं बात कर रहा था, टेम्परेचर देने से भी आप रिएक्शन रेट को बढ़ा सकते हो, लेकिन हर बार टेम्परेचर ना देने से आप क्या कर सकते हो, कैटलिस्ट डाल दीजिए। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू पाथवे विथ लोअर गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द गिब्स एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन बिकॉज जी इज स्टेट फंक्शन। हाँ, एक बात और यहाँ जान लेते हैं कि डेल्टा जी जो है गिब्स एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है। ये आपके कैटलिस्ट के अनकैटलाइज और कैटलिस्ट में डिफरेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए डेल्टा जी यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी उतना है। मतलब डेल्टा जी आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, ये आपके कौन से पाथ से रिएक्शन कंप्लीट हुआ है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी गिब्स एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द ओवरऑल गिब्स एनर्जी इज सेम इन बोथ एनर्जी प्रोफाइल रिएक्शन दैट आर थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल कैन नॉट बी मेड फेवरेबल बाई कैटलिस्ट। हाँ, दूसरी बात, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं, ये आप अगर मान लीजिए वो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है, उसके लिए थर्मोडायनेमिकली फेवर नहीं है वो डेल्टा जी उसके लिए, तो क्या होगा, आप किसी भी कैटलाइज डाल के रिएक्शन की शुरुआत नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कैटलिस्ट की बात बता रहा हूँ आपको, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को शुरुआत नहीं कर सकता।
कैटालिस्ट रिएक्शन की क्या कर सकता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा सकता है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। अगर कोई A+B जो है रिएक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गिब्स एनर्जी वो थर्मोडाइनमिकली अगर फेवरेबल नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक बार स्टार्ट होने के बाद वो कैटलिस्ट डाल के हम रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि thermodynamically unfavorable cannot be made favorable by a catalyst। ठीक है, the Gibbs energy profile of a catalyst reaction contains no high peak and no deep crest trough। Similarly the product must be released in thermodynamically favorable state if as shown by the blue line। देखो आपको एक लाइन दिख रहा होगा ब्लू ये वाली, ठीक है, ये प्रोडक्ट की लाइन है, ठीक है। It would turn out to be the product of the reaction and the catalytic recycle terminate। जैसे ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये भी, जैसे ही वंस यू आर गेटिंग प्रोडक्ट योर जो साइकिल है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। और इम्प्योरिटीज में सप्रेसेस कैटलाइज्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रांगली कैटालिटिक एक्टिव साइट्स एंड एज अ कैटलिस्ट पॉइजन। कभी कभी कैटलिसिस की क्या एक्टिविटी को सप्रेस करना होता है तो हमें कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेटिंग डालना पड़ता है, जो या तो कंपाउंड बोल सकते हैं तो सॉल्वेंट, वो कैटालिटिक की एक्टिविटी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो इतना समझ आया कि आपको कैटलिस्ट मतलब क्या, ये जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, एक है तुम्हारा अनकैटलाइज्ड पाथवे, यहाँ से हम कैटलाइज नहीं डालें तो हमको ज़्यादा एक्टिव एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर कैटलाइज डाल दिए तो ये जो पिंक वाली लाइन है बी वाली, ये क्या है, एक बार मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये बी वाली जो लाइन है कैटलिस्ट डालने के बाद का है, ठीक है, कम एनर्जी से यहाँ पे दिख रहा होगा, कैटलिस्ट डाले तो जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैटालिटिक साइकिल। अब कैटालिटिक साइकिल क्या होता है? अ कैटालिटिक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट कंज्यूम्स द रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब एक साइकिल चल रहा है, जैसे ये साइकिल है, मान लीजिए एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे कैटालिसिस है, ये कैटालिस्ट क्या होगा, रिएक्शन में कंज्यूम होगा, वापस से पूरे साइकिल के होते हुए तक ये क्या हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, तो अभी थ्योरी में समझ नहीं आ रहा होगा कैसे बनेगा, तो आपको पता चलेगा कि विद द कैटालिटिक स्पीसीज बीइंग रीजनरेटेड आफ्टर द साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है, ऐसा ये लूप है, मतलब शुरुआत में बनेगा, वापस से फिर रिएक्शन करेगा, फिर उस रिएक्शन के दौरान वो वापस से बन जाएगा। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कैटालिटिक साइकिल इन्वॉल्विंग अ होमोजेनस कैटलिस्ट इज द आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोप 2 in 1 ऑल। इसको एलाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये एलाइल अल्कोहल है। एलाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, प्रोप 1 in 1 ऑल। ठीक है, ये CH2OH से हमको ये बनाना है। ठीक है, विद द कैटलिस्ट, हमारा कैटलिस्ट है ये ट्राइकार्बोनिल कोबाल्ट हाइड्रोजन, ये कैटलिस्ट है। इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, एक कैटालिटिक साइकिल देंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि द फर्स्ट स्टेप इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द कैटलिस्ट। सबसे पहले रिएक्शन, कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्टेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है जिस रिएक्टेंट को हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द कैटलिस्ट। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप that complex isomerizes in the coordination sphere of the catalyst and goes on to release the product and the reform the catalyst। अभी जैसे जैसे क्या होता जाएगा, उसमें जुड़ते जाएगा, वो कैटलिस्ट को वापस से प्रोडक्ट के दौरान बनाएगा आखिरी में। वंस रिलीज द प्रोप 1 in all टाटोमराइजेस टू प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनल सॉरी CH3 CH2 CHO, ये क्या है, प्रोपेनल, मतलब ये क्या है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO। अभी देखते हैं ये, जैसे देखो ये हमारा क्या था, सॉरी ये क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, जो मैं बताया ये कौन सा, ये CH2CH2OH, ये तुम्हारा है एलाइल अल्कोहल है। ठीक है, ये एलाइल अल्कोहल है। एलाइल अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड, ये आपको दिख रहा होगा, एलाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप होता है, तो दैट इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, ये एलाइल ग्रुप में ये जो कैटलिस्ट है वो क्या होगा, ज्वाइन होगा। ठीक है, देखो कैसे कोऑर्डिनेट हुआ है, ये ईथर 2, ठीक है, ईथर 2 से ज्वाइन हुआ है, दो डबल बॉन्ड जो है कोबाल्ट के साथ। ठीक है, अभी ज्वाइन होगा, अब क्या होगा, इसमें आइसोमराइजेशन होगा। देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ आया, अभी
इसको बोलते हैं ऑर्गेनोकैटालिसिस रिएक्शन में ये होता है तुम्हारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। तो अभी ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा इधर, ठीक है। ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर गए तो इस OH की साइड में क्या आ गया, ये तो पहले से यहाँ H है ही, ठीक है। अभी ये डबल बॉन्ड ये तो कोबाल्ट का जो वो है, मतलब कोबाल्ट किसके साथ जुड़ गया, ये तुम्हारे डबल बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन लग गया। अब वापस से ये जो ग्रुप है OH, अब हमको क्या बनाना था, प्रोप 1 इन ऑल से प्रोप 2 इन 1 ऑल से प्रोप 1 बनाना है, मतलब हमारा जो डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन में आ जाए, ठीक है। पहले 2 पोजीशन में था, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन वापस से शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा ये कोबाल्ट में। अब ये तुम्हारा कैटालिसिस जो हम यूज़ किए थे वो, और वापस से तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। तो देखो पहले जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ था, ये 1 ये 2 ये 3, पहले 2 नंबर में था, अभी कहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड 1 नंबर में आ गया, तो पोजीशन चेंज हुआ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोप 1 इन, मतलब डबल बॉन्ड तुम्हारे 1 पोजीशन में आया था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पहले कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे इधर शिफ्ट होगा तुम्हारा हाइड्रोजन वापस से कैटालिसिस में आ जाएगा और ये वापस से रीजनरेटेड हो जाएगा, मतलब एक साइकिल में, ठीक है। कैटालिसिस क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ, लेकिन रिएक्शन के आखिरी में, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन योर कैटालिसिस इज रीजनरेटेड, आफ्टर द रिएक्शन योर कैटालिसिस इज रीजनरेटेड। सो हम ये कह सकते हैं कि एक कैटालिटिक साइकिल मतलब क्या, रिएक्शन की शुरुआत से और रिएक्शन के आखिरी में कैटालिसिस तुम्हारा क्या रहेगा, एक रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये है द कैटालिटिक साइकिल फॉर द आइसोमराइजेशन। आप आइसोमर मतलब समझते हो, देखो ये भी वही कंपाउंड है जो ये है, समझ आ रहा है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3, ये भी वही कार्बन है, ये भी वही कार्बन, वही कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस पोजीशन चेंज हुआ है, तो पोजीशन ऐसे तो चेंज होगा नहीं, तो कुछ कैटालिसिस डालते हैं, तो वो कैटालिसिस क्या है, ये कैटालिसिस क्या कर रहा है, द कैटालिटिक साइकिल फॉर द आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोप 2 इन 1 ऑल टू प्रोप 1 इन 1 ऑल, मतलब एक फर्स्ट नंबर के कार्बन में ही तुम्हारा ग्रुप है OH है, एंड फर्स्ट नंबर के कार्बन में ही तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्ट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैटालिटिक एफिशिएंसी एंड लाइफ टाइम। अब देखिए कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर बहुत ही कम लो कंसंट्रेशन में हम किसी कैटालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एकदम फ्यू मिलीग्राम, मान लीजिए कोई कैटालिसिस है और एकदम 1-2 किलो लग रहा है, तो रिएक्शन में क्या मतलब उसका होने का, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। एफिशिएंसी ज़्यादा कब होगा, जब हम कम यूज़ करेंगे और ज़्यादा हमको कुछ मिलेगा। सीधी सी बात है, जैसे आप मान लीजिए किसी बिजनेस में कुछ काम करें तो बहुत सारा पैसा लगा रहे हो और प्रोडक्ट और मिल कुछ नहीं रहा है, फालतू का, मतलब घाटा में हो, तो क्या मतलब, तो हमको उसमें क्या होगा, घाटा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम कैटालिसिस यूज़ करें और ज़्यादा मात्रा में उसको हर बार यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या, कितना ज़्यादा वो पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में काम कर सके। तो उसमें एक टर्म्स आता है टर्न ओवर, ठीक है, कितना वो टर्न ओवर देता है, जैसे टर्न ओवर बोलते हैं ना कि ईयरली 6 मंथ का कितना टर्न ओवर है, ये तो टर्न ओवर का मतलब कितना उस कैटालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं। टर्न ओवर डिस्क्राइब द वन लूप थ्रू कैटालिटिक साइकिल, द स्लो स्टेप इन अ कैटालिटिक साइकिल इज कॉल्ड टर्न ओवर लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। यूजुअली वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू वन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, जैसे अब वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट पर इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट। The number of passes are turned through the catalytic cycle before the catalysis becomes deactivated is called the turnover। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए आपने कैटालिसिस यूज़ किया, अब वो कैटालिसिस कितने रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है, यहाँ पे लिखा देखा, द नंबर ऑफ पासेस आर टर्न थ्रू द कैटालिटिक साइकिल बिफोर द कैटालिसिस बिकम्स डीएक्टिवेटेड। कोई कैटालिसिस, जैसे एक रिएक्शन में आप कैटालिसिस डाले तो ऐसा तो नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चलेगा, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में वो क्या हो जाएगा, अपनी एक्टिविटी खो देगा। तो उस एक्टिविटी को खोने से पहले, मतलब वो डीएक्टिवेट होने से पहले कितना बार वो काम कर चुका है, कितना रिएक्शन को प्रोसीड कर चुका है, दैट इज़ कॉल्ड टर्न ओवर नंबर, ठीक है। मतलब आपकी एक्टिविटी, जैसे आप कुछ काम को कर रहे हो, आप 1 घंटे में कितने बार किसी काम को कर सकते हो, तो 1 घंटे के दौरान क्या होगा,
जैसे आपको किसी काम दिया गया है और वो काम को आपको दिन भर करना है, लेकिन आप 1-2 घंटे के बाद थक गए, फिर आपकी एनर्जी खत्म, यानी कि अब आप काम नहीं कर पा रहे, तो उस एक जितने समय में आपने काम किया वो आपकी क्या कहलाएगी, टर्नओवर नंबर कहलाएगी। ठीक है। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड बाय 1 मोल ऑफ कैटलिस्ट और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फाउंड पर मोल ऑफ कैटलिस्ट। मतलब आप 1 मोल कैटलिस्ट से कितना मोल प्रोडक्ट बना पाया हो वो उसकी क्या कहलाती है, टर्नओवर नंबर। मतलब टर्नओवर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कैटलिस्ट, कितना आप रिएक्टेंट की यूज़ किया, कितना आप मोल यूज़ किए, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कितना परसेंट आपको प्रोडक्ट मिला है। तो ये सारे कैलकुलेट करोगे तो उसके टर्नओवर नंबर निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें वैल्यू ज्ञात है तो आप ये टर्नओवर निकाल सकते हो कि कितना वो टर्नओवर किया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। हायर द वैल्यू ऑफ टर्नओवर नंबर लार्जर विल बी द लाइफ ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जितना ज़्यादा वो टर्नओवर नंबर रहेगा, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आपका वो टर्नओवर रहेगा उतना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को, मतलब उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी, लाइफ ज़्यादा रहेगा। अगर टर्नओवर ही नहीं है, एक बार मान लीजिए आप 1 किलो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो और वो एक ही रिएक्शन को प्रोसीड करा पा रहा है या फिर दूसरे बार में वो डीएक्टिवेट हो रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे रिएक्शन कैटलिस्ट। ठीक है। तो हायर द वैल्यू ऑफ टर्नओवर नंबर लार्जर विल बी द कैटलिस्ट। नाउ द टर्नओवर नंबर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम पर्टिकुलर टाइम में लें, पर यूनिट टाइम में लें कि 1 मिनट या फिर 1 घंटे में कितना वो यूज़ होता है, तो क्या कहलाएगा वो, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ द कैटलिस्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक पर यूनिट टाइम के लिए अगर हम लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अभी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू मोल्स ऑफ कैटलिस्ट परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम टर्नओवर सेम है, बस हम फ्रीक्वेंसी अगर बोलते हैं तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बाकी इज इट इज है। ठीक है। तो मतलब टर्नओवर नंबर डिवाइड बाय टाइम, तो ये हम निकाल सकते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। समझ आ रहा है आपको कि टर्नओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, टर्नओवर नंबर को डिवाइड करेंगे टाइम से। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टर्नओवर नंबर पर यूनिट टाइम अगर बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, उस टाइम में कितना वो, जैसे बोलेंगे घंटे के दौरान इस, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का रिएक्शन है, वो बोलेंगे कि 5 से 10 मिनट के बीच कितना इसका टर्नओवर नंबर, तो कुछ उस मिनट से उसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो कैटलिस्ट है इतने टाइम में इतना टर्नओवर नंबर दिखाया है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कैटलिटी की, वही है अभी देखो, a highly active catalyst one that result in a fast reaction even in low, हाँ जो मैं बात कर रहा था लो कंसंट्रेशन, मतलब अगर हमारे पास 0.1 ग्राम भी कैटलिस्ट है तो वो अगर वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत सारे रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है, तब उसकी एफिशिएंसी क्या है, अधिक है, ये बोलेंगे। ठीक है। A catalyst must be able to survive a large number of catalyst cycle if it is to be used। अब दूसरा, अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा तो उस कैटलिस्ट की कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, उसको ज़्यादा सर्वाइव होने के लिए, मतलब सर्वाइवल टाइम ज़्यादा होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू सर्वाइव लार्ज नंबर ऑफ कैटलिटिक साइकिल, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर दिया किसी, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, एक प्रोडक्ट बना दिया, अभी ख़त्म हो गया, तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। एटलीस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट करे तब उसका कुछ यूज़ है। द टर्नओवर नंबर इज द नंबर ऑफ कैटलिसिस फॉर विच अ कैटलिस्ट सर्वाइव। वही सेम चीज़, टर्नओवर नंबर इज द नंबर ऑफ साइकिल, मतलब कितना साइकिल वो कंप्लीट किया है, किसके लिए, फॉर विच अ कैटलिस्ट सर्वाइव, मतलब आपकी कैटलिस्ट सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, सेलेक्टिविटी। अभी सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, सेलेक्टिविटी, अब सीधी सी बात है, सेलेक्टिविटी के मतलब नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि सेलेक्टिव होना चाहिए किसी रिएक्शन के लिए। मान लीजिए किसी रिएक्शन में हमने मतलब बिना जाने डाल दिया कि ये जो रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट डाल दी, अब हमको पता नहीं है कि ये रिएक्शन उसको प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा, मान लीजिए रिएक्शन को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो हमको पता होना चाहिए फिर हम कि हम कौन से कैटलिस्ट को कौन सी रिएक्शन में डालेंगे तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है। A selective catalyst yields a high proportion of the desired product with minimum amount of side product। मान लीजिए आपको पता है कि एक सपोज एक रिएक्शन है, ठीक है, सपोज एक रिएक्शन है A
B। आपको पता है कि ऐसा कौन सा इसमें एक मान लीजिए जेड कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो ये C+D बनाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जेड को डालेंगे तो C+D बनाएगा। सपोज आपने दूसरा डाल दिया, वाई डाल दिया, तो क्या होगा भाई, आपको ये बनाना था A+B से C+D, बन गया तुम्हारा दूसरा, तो साइड प्रोडक्ट ज़्यादा देगा। तो साइड प्रोडक्ट ज़्यादा देगा तो आपकी सेलेक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है। अब साइड प्रोडक्ट जितना कम देगा उतना ही उससे क्या होना चाहिए, सेलेक्टिविटी होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ साइड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन मेटेलिक सिल्वर इज यूज्ड टू कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ एथीन, हम एथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एथिलीन ऑक्साइड बनाना है हमको, तो हम क्या डालते हैं, मेटेलिक सिल्वर। द रिएक्शन इज accompanied by the more thermodynamically favored but undesirable formation of CO2 NH2. This lack of selectivity increases the consumption of thin. अब अगर इसमें क्या होता है, CO2 और H2 का साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो दिस लेक ऑफ सेलेक्टिविटी इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ एथिलीन। अब हम एथिलीन का क्या करेगा, ये रिएक्टेंट का ही कंजम्पशन करेगा, क्योंकि हमारा मोटो ये था कि रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट बने, ना कि साइड प्रोडक्ट। लेकिन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना बनेगा, क्योंकि हमारा सेलेक्टिविटी ही नहीं है कैटलिसिस का, तो रिएक्टेंट से क्या बनाएगा, साइड प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। मतलब एक कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास सेलेक्टिविटी भी होनी चाहिए। द कैटलिस्ट मस्ट परस्यू द सेलेक्टिविटी, मतलब सेलेक्टिविटी आपको कैटलिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा कैटलिस्ट के कुछ पॉइंट्स, और हमने देखे कि क्यों यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जनरल प्रिंसिपल हो गया, एनर्जेटिक, कैटालिटिक साइकिल, कैटालिटिक एफिशिएंसी लैप्टिन और सेलेक्टिविटी। आगे के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस एंड लिगेंड्स। बहुत सारे टाइप्स हैं, लिगेंड, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इंसर्शन एंड डी इंसर्शन। सो आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपको जो समझ आए वो जो नहीं समझ आएंगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप नोट ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बुक्स इसको लिया गया है। दिस आर द रेफरेंस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय श्राइवर एंड एटकिन, ये जेन से हुई, ये तुम्हारा अजय कुमार, ये मिस लरेंटा और ये कैथरीन, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे बुक्स हैं, ठीक है। एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा ये बुक को। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऑर्गेनो कैटालिसिस से बहुत इम्पोर्टेंट है।